अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं पाकिस्तान टुनाइट। मैं हूं सैयद समर अब्बास। 9 मई के साधने के बाद से तहरीक इंसाफ पर आने वाला कड़ा वक्त खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है। बज़ाहिर पूरी रियासती मशीनरी ने पीटीआई के खिलाफ ऐलान जंग कर दिया है। खुद पीटीआई के रहनुमाओं ने भी पार्टी की बिसात लिपटती देखकर घोंसले बदलने शुरू कर दिए हैं। आज भी तहरीक इंसाफ के मुतअद्दिद रहनुमाओं की जानिब से पार्टी को खैरबाद कहने का सिलसिला चलता रहा और साबिक रहनुमा जहांगीर तरीन की जानिब रुख कर लिया है। गुज़िश्ता रोज़ हमारे शो में वज़ीर-ए-आज़म के मुशीर ओन चौधरी ने यह दावा किया था कि 50 से ज़ायद लोग जहांगीर तरीन से राब्ते में आ चुके हैं और आज की इत्तलात के मुताबिक तकरीबन ये तादाद 100 के करीब पहुंच चुकी है। जबकि दूसरी जानिब पार्टी ना छोड़ने वालों के खिलाफ इंतजामी और कानूनी एक्शन जारी और सारी हैं। गुज़िश्ता रात ही पार्टी के नए सेक्रेटरी जनरल उमर अयूब के घर पर छापा मारा गया। अली नवाज जवान के घर को मिसमार करने के लिए एक्शन हुआ। बरतानिया में मुकीम शहजाद अकबर के घर पर भी रेड किए जाने की इत्तलात हैं। अमेरिका में डोगर और फैमिली के पेट्रोल पंप और मैरिज हॉल्स को सील कर दिया गया है। जहां एक तरफ रियासत तहरीक इंसाफ के खिलाफ बसर पेकार है, वहां बज़ाहिर हुकूमत भी अपना हिस्सा डाल रही है और बदकिस्मती से यह हिस्सा हुकूमत के लिए भी सुबकी का बायस बन रहा है। चंद रोज़ कबल ही वज़ीर सेहत की जानिब से जारी की गई इमरान खान की मेडिकल रिपोर्ट को तकरीबन हर मकतब फ़िक्र ने खुलकर मुस्तरद किया। हद तो यह है कि नवाज शरीफ और मरीम नवाज के तर्जुमान मोहम्मद ज़ुबैर साहब ने हमारे शो में ही कहा कि यह बिल्कुल नामुनासिब है, ये नहीं होना चाहिए। और अभी हुकूमत की जानिब से इस मुज़क्कर खेज़ इक़दाम पर तनकीद थमी नहीं थी कि बज़ाहिर हुकूमत ने एक और महाज खड़ा कर दिया है जिस पर भी सवाल उठ रहे हैं। गुज़िश्ता रात के वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह ने अचानक प्रेस कॉन्फ्रेंस की जिसमें उन्होंने अपने तहरीक खेज़ बयान में तहरीक इंसाफ पर अपनी ख़वातीन कारकुनों के रेप से मुतल्लिक़ हुकूमत को बदनाम करने की साजिश पकड़ने का ऐलान कर दिया। इंटेलिजेंस एजेंसीज उन्होंने एक गुफ्तगू जो है वो इंटरसेप्ट की। 2 तरह की जो है वो प्लानिंग की जा रही थी। बाकायदा जो है वो एक घर के ऊपर रेड हो, जो घर जो है वो किसी पीटीआई के नॉन वर्कर का घर हो और वहाँ पे फायरिंग का वाक़या पेश आए और उसके नतीजे में वहाँ पे कैजुअलिटीज हों। ड्रामा ये भी चल रहा था कि रेप एक्ट किया जाए और फिर उसका इल्ज़ाम ये लगाया जाए कि ये लॉ इन्फोर्सिंग एजेंसीज के लोग थे। इसी पर रद्द देते हुए इमरान खान ने अपनी ट्वीट में कहा है कि अगर कोई शक था भी कि जेलों में खवातीन से बदसलूकी की जा रही हो तो इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद सारे शकूक व शुबहात दूर हो जाने चाहिए। इन खौफनाक कहानियों को एक साजिश के जवाब में छुपाने और क़बल अज़ वक्त उनका पर्दा चाक करने की आड़ में जिम्मेदारी से फरार की कोशिश है जो अनकरीब मंजर आम पर आने वाली है। हुकूमत और तहरीक इंसाफ दोनों की जानिब से इस मामले पर जितनी एहतियात बरतने की ज़रूरत है वो फ़िलहाल दिख नहीं रही, क्योंकि ख़वातीन की इज़्ज़त और तकरीम मिन हैसुल जमात सब पर वाजिब होनी चाहिए। इस मुतल्लिक़ जहाँ तहरीक इंसाफ का कैंप सोशल मीडिया पर भरपूर प्रोपेगेंडा कर रहा है, वहाँ पीटीआई ही की एक कारकुन अनम शेख ने भी अपने ट्वीट में इस तासुर को यकसर मुस्तरद किया है कि उनके साथ अडयाला जेल में किसी किस्म का रवैया इख्तियार किया गया हो। इस तमाम तनाज़े में नाज़रीन एक सूरत हाल ये भी है कि मिल बैठने की ज़रूरत जो है वो बढ़ रही है और इमरान खान ने एक 9 रुकनी कमेटी भी तश्कील दे रखी है। लेकिन कमेटी में अक्सर लोग जो हैं, कोई मुल्क से बाहर है, कोई मफरूर है या कोई हुकूमत की इस वक्त वो सज़ा भुगत रहा है, वो जेल के अंदर है। ऐसे में मामलात कैसे आगे बढ़ेंगे हम बात करेंगे। मैं पहले सेगमेंट में ज्वाइन किया है जनाब रऊफ हसन साहब ने, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सेक्रेटरी इत्तलात मुकर्रर हुए हैं और अगले सेगमेंट में हमारे साथ मौजूद होंगे मुस्तफ़ा मलिक साहब जो कि हुकूमती वज़ीर हैं। सर ये बताएगा कि 9 रुकनी कमेटी बन गई है, कमेटी के अक्सर अरकान जिनमें हम बात करें, शाह महमूद कुरैशी इस वक्त हुकूमती यानी कि हिरासत में हैं, जेल में हैं, असद कैसर परवेज़ हटक फ़ोन पर दस्तियाब हैं, फिजिकली दस्तियाब नहीं हैं, मुराद सईद हमाद अजहर कासिम सूरी परवेज़ लाई और नबात पपी मफरूर हैं, जबकि हलीम आदिल शेख मुझसे बारे। कौन करेगा मुज़ाकरात, किससे करेगा मुज़ाकरात, कैसे करेगा मुज़ाकरात, ये कैसे कमेटी फंक्शन करेगी? मुझे लगता है खान साहब से भी शायद इनका रब्ता नहीं होगा। देखिए पॉलिटिक्स में मुज़ाकरात ही वो एक रास्ता होता है जिसके ज़रिए आप अपने इख्तलाफात जो हैं वो डिस्कस करके उनके लिए कोई सलूशंस, कोई उनके हल जो है वो तलाश करते हैं और कोई रास्ता नहीं है। इसी स्पिरिट के तहत खान साहब ने ये कमेटी तश्कील दी है। अब गवर्नमेंट बॉल जो है वो गवर्नमेंट की कोर्ट में है। अगर वो इंटरेस्टेड हैं कि उन्होंने मुज़ाकरात करने हैं तो जो आपने फरमाया है कि इनमें से कुछ लोग जो हैं वो अवेलेबल नहीं हैं, उसकी वजूहात हैं कि क्यों अवेलेबल नहीं है, क्योंकि वो रियासत के तशद्दुद से भागे हुए हैं, हुकूमत के तशद्दुद से भागे हुए हैं। तो अगर ये जेन्युइनली इंटरेस्टेड हैं मुज़ाकरात करने में तो इनके लिए उन लोगों के ऊपर जो जिस तरीके से उनको ट्रीट किया जा रहा है उसमें गारंटीज़ प्रोवाइड करें तो वो आ जाएंगे, बात करेंगे। सो आई डोंट थिंक कि कोई ये मसला है कि ये लोग मौजूद नहीं हैं, ये मौजूद हो सकते हैं। ये सब कुछ वो देर नहीं करती मुज़ाकराती अमल में। पहले भी आपको ऑफर आती रही, खान साहब तब कहते थे मैं चोरों के साथ बातचीत नहीं करूँगा, अब वही चोर है, आज आपको बात करनी पड़ रही है, वो देर नहीं होगी। देखिए बातचीत इससे पहले भी हुई थी, आपको याद होगा कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि आप आपस में बैठ के बात करें और हमने बात की थी। उसके 3 दौर हुए थे और उसमें हमने बहुत लचक दिखाई थी।
दो पोजीशंस थी। एक पोजीशन जो थी वो हमारी थी कि असेंबलीज को जल्दी डिसॉल्व किया जाए और इलेक्शंस को जल्दी किया जाए। एक पोजीशन हुकूमत की थी कि इलेक्शंस सारे मुल्क में एक ही दिन होने चाहिए। हमने उनकी वो पोजीशन कंसीड की थी, एक्सेप्ट की, ठीक है, हमने कहा था और उनसे कहा था जी कि आप इलेक्शंस अगर आप 2 महीने पहले नहीं कर सकते तो चलिए महीना पहले कर दीजिए। हमने सितंबर में कहा था। उन्होंने किसी किस्म की लचक नहीं दिखाई थी और ये बात वहाँ 3 अदवार के बाद वो बात वहाँ ख़त्म हुई थी। ये जो है अब चूँकि बहुत सारे जो तबके हैं मुल्क में वो मुज़ाकरात की बात कर रहे हैं, जो मुल्क की बेहतरी में नेशनल सिक्योरिटी कमेटी के एलामिया के अंदर भी है, बाकी जगहों पे भी है कि मुज़ाकरात होने चाहिए। तो उसमें खान साहब ने अपनी कंसेंट दी है कि जी ये मेरी कमेटी है, जब भी चाहें आप मुज़ाकरात कर कमेटी का कोई मेंबर तो नहीं भागेगा तहरीक साहब छोड़ के? बड़ी एम्बैरेसिंग सिचुएशन बन जाएगी आपके लिए। देखिए वो एक अलहदा कहानी है, वो भी डिस्कस कर लीजिए, उसकी भी बात कर लेते हैं। लेकिन ये कमेटी जो है ये मौजूद है, ये मौजूद रहेगी और इनको टेबल पे लाना जो है वो उसकी जो पावर है वो हुकूमत के हाथ में अगर वो इंटरेस्टेड होगी। हुकूमत ने 3 शराइत रखती है। रऊफ हसन साहब वो कह रहे हैं कि पहले इमरान खान साहब 9 मई के जितने भी वाक़यात थे, सिर्फ कोर कमांडर हाउस वाले सारे वाक़यात की मजम्मत करें। इसके अलावा वो कह रहे हैं कि एक एक बंदे से माफ़ी मांगे और फिर कमिटमेंट दे कि आइंदा ऐसी कोई भी चीज़ नहीं रिपीट होगी। ये करेगी तहरीक इंसाफ सारा? देखिए खान साहब ने जो करना था वो कर दिया है। 9 मई के जो वाक़यात थे वो नहीं होने चाहिए थे, वो कंडेमनेबल है, इन द स्ट्रॉन्गेस्ट पॉसिबल टर्म्स वो कंडेमनेबल है। एक वाक़े की मजम्मत करें, खान साहब ने एक कंडेम कर दिए हैं। लेकिन ये जो लोग कौन डिमांड कर रहे हैं? ये डिमांड कर रहे हैं, नवाज शरीफ साहब ने डिमांड किया जी कि माफ़ी मांगे और उनको पैरेट कर रहे हैं उनके बाकी लोग। अब नवाज शरीफ का स्टेटस क्या है जो वो डिमांड कर रहा है या वो बात करने की? क्या उसका कोई राइट है? नवाज शरीफ एक डिक्लेयर्ड कॉन्विक्ट है, एक तरह के नवाज शरीफ एक डिक्लेयर्ड एब्सकॉन्डर भगौड़ा है। उसका क्या लोकस स्टैंड आया है कि वो डिमांड करे पाकिस्तान के मामलात करने हैं? वो हुकूमत सारी गाइडलाइन मियां नवाज शरीफ से लेती है। चलिए वो लेते हैं, वो उन भगौड़े से लेते हैं तो ठीक है, वो उनका मसला आपस में सॉर्ट आउट करें। पोजीशन ये आ गई, हमें वो खान साहब से कैसे डिमांड कर सकता है? वो जो नवाज शरीफ ने पोजीशन दे दी है, पार्टी उनकी पूरी हुकूमत वही खान साहब ने जो कहना था उसके ऊपर हम लोग उसको हमने यहाँ तक कहा है कि जी एक प्रॉपर जुडिशल कमीशन बनाइए, उसमें जो शख्स जो है वो उसके ऊपर ये इल्ज़ाम साबित होता है उसको करार वाकई सज़ा मिलनी चाहिए। काबिल कबूल नहीं है, वो पीटीआई के भी हैं तो उनको भी पकड़े आप। नहीं, हुकूमती शराइत काबिल कबूल नहीं है आपके लिए? माफ़ी नहीं मांगेंगे? कौन सी हुकूमती शराइत जो है माफ़ी मांगे? इमरान खान एक बंदे से माफ़ी मांगे। जब तक आप जुडिशल कमीशन बना के एक मतलब पता नहीं चलाएंगे कि कौन उसके किन की वजह से ये सारा कुछ हुआ है, उस वक्त तक क्या माफ़ी मांगी जा सकती है? क्या सिर्फ पीटीआई के लोग थे वहाँ और लोग नहीं थे? ये कौन करेगा? ये आप वो भगौड़ा करेगा जो कि लंदन में बैठा हुआ है, या उसके कहने के ऊपर ये जो हुकूमत है, एक पुतली हुकूमत है वो करेगी, कठपुतली हुकूमत है वो करेगी? जुडिशल कमीशन बनना चाहिए, एक ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ है, इसको उसमें लेके जाए, तमाम जो शवाहिद हैं वो पेश करें, वहां वो इन्वेस्टिगेट करें। रिस्पांसिबिलिटी अगर फिक्स होती है इमरान खान पे, फिर माफी मांगेंगे वरना नहीं मांगेंगे। रिपोर्ट के बाद जो है अगर माफी मांगनी बनती होगी तो सब लोग करेंगे, उसको करेंगे, उसका अज़ाला करेंगे। ये हमारी जिम्मेदारी है। जो कुछ हुआ वो इंतहाई गलत था, वो इंतहाई बदसूरत चीज़ थी, नहीं होना चाहिए था। उसको स्ट्रॉन्गेस्ट पॉसिबल वर्ड्स में हम कंडेम कर चुके हैं और करते रहेंगे। लेकिन इस मसले का हल जो है वो एक प्रॉपर ट्रांसपेरेंट जुडिशल इंक्वायरी में है, ताकि जिन्होंने काम किया है, जहां जहां इसकी तनाबें मिलती हैं, उन सबको पकड़ा जाए और उन सबको। लोग आपकी पार्टी क्यों छोड़ के भाग रहे हैं सारे? जरा सा मुश्किल वक्त आया, लोग भागना शुरू किया, बिल्कुल रेत की दीवार से। बताइए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो रेत की दीवार तो नहीं थी, लेकिन जो गए हैं वो ठीक है, चले गए हैं। वो एक तरह से क्लेंसिंग ऑफ पार्टी भी हो गई है हमारी। देखिए दो वजूहात। अच्छा, दो वजूहात थी। एक वजह ये थी कि जी प्रेशर तो आपको भी नजर आ रहा है, पार्टी में सफाई का शुरू है। जो आपने इब्तदाइया में जो कहा है कि जो किस तरीके से लोगों के ऊपर हुकूमत का जो तशद्दुद है वो जारी और सारी है। रातों को उनके घरों के ऊपर अटैक किए जा रहे हैं, उनको अरेस्ट किया गया है, उनकी बेल्स नहीं होने दी जाए, बेल होती है तो उनको फिर अरेस्ट कर लिया जाए। मार्शल लॉ के आगे भी लोग से डट के खड़े हो जाया करते हैं। नहीं देखिए ना आप, दूसरा ये है कि कुछ लोग थे जो कि मतलब वो पंछी होते हैं उड़ते हुए, वो आते हैं तो वो चले गए हैं। जो गए हैं वो वही क्लींजिंग हो रही है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की। कुछ लोगों का हमें अफसोस है जो कि अंडर प्रेशर आके टॉर्चर की वजह से उन्होंने छोड़ी है पार्टी। यानी इसमें से कुछ लोगों की वापसी मुमकिन होगी, कुछ की नहीं होगी। मेरा ख्याल है जी कि ये जो लोग हैं, जब ये हालात बदलेंगे मुल्क के, जब ये जो कहर का एक अंसर जो इस वक्त सरायत किया हुआ है हालात में, ये ख़त्म होगा, जब हुकूमत की तरफ से जो जुल्म तशद्दुद है वो ख़त्म होगा, तो मेरा ख्याल है उनमें से बहुत सारे लोग हैं जो कि पार्टी में वापस आने का सोचेंगे ज़रूर। और खान साहब एक्सेप्ट करेंगे? वो जो पंछी हैं उनको तो नहीं एक्सेप्ट करेंगे जी।
लेकिन जो जेन्युइन लोग हैं, जो पार्टी के जेन्युइन लोग भी इनमें से कुछ कहे हैं, मैं नाम नहीं लूँगा इस वक्त, मैं प्रेजुडिस नहीं करना चाहता किसी को, तो वो मेरा ख्याल है कि जो जेन्युइन लोग हैं अगर वो वापस आना चाहेंगे तो उसको कंसिडर किया जा सकता है। बड़ी बात है, गारंटी कोई नहीं। इन्हीं आपने शुरू में कहा था क्लिनजिंग हो रही है, इन्हीं के वो एक तरफ क्लिनजिंग हो गई है। अच्छा। वो जो चाह रहे थे, चले जिसका आप जिक्र कर रहे हैं, जहांगीर तरीन के पास बैठे हुए हैं या और कहीं जाके बैठे हैं, वो चले गए हैं, दे गॉन। उस पर आप खुश हैं? पार्टी इज क्लेंस्ड। आप खुश हैं उस पर? मैं ज़ाती तौर के ऊपर बिल्कुल खुश हूँ। इमरान खान भी खुश है? बिल्कुल। मैं किसी के बिहाफ पे बात नहीं कर सकता। आप मेरे उनके ख्याल में तर्जुमान मेरे हिसाब से तो बहुत से लोग जो हैं उनको मतलब शुरू से पार्टी में होना ही नहीं चाहिए था। अच्छा, सफाई हो रही है पार्टी के अंदर, आप कह रहे हैं कि लोग निकल रहे हैं इस तरह के, और उन्हें लेकिन अच्छे लोग जो गए हैं, हमारी भी ख्वाहिश हो। तो ये गलत नहीं था कि उस जो आप कह रहे हैं कि कुछ लोग गलत थे पार्टी के अंदर, उन गलत लोगों में या जिन्हें आप कह रहे हैं क्लेंजिंग हो रही है, कचरा निकल रहा है पार्टी के अंदर, उस कचरे के ऊपर एक इनकलाब की दीवार, इनकलाब की इमारत खड़ी करना, ये गलती लोगों नहीं थी? के दिलों में नहीं देखा जा सकता ना, जब इंसानी फैसले जो होते हैं वो गलती के मुतहमिल होते हैं। हम लोगों के दिलों में नहीं देख सकते कि कौन जेन्युइन है और कौन नहीं है। वक्त हालात बताते हैं कि कौन जेन्युइन है, कौन स्टेटफस्टी पार्टी के साथ खड़ा हुआ है और कोई नहीं खड़ा। राना सनाउल्लाह साहब ये कह रहे हैं, फरमा रहे हैं कि ऑडियो कॉल एक इंटरसेप्ट हुई है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दो लोगों के दरमियान, जिसमें एक तो वो कह रहे हैं किसी पीटीआई के रहनुमा के घर पे फायरिंग करने का वाकया स्टेज करने की बात हो रही है, दूसरा कुछ खवातीन के साथ रेप के बारे से कुछ वाकयात जो है वो स्टेज करने की कोशिश हो रही है ताकि गवर्नमेंट को बदनाम किया जा सके। तो ये क्या मामला चल रहा है सर? ये ऐसी कोई प्लानिंग है, कोई ऐसी कोई सवाल तो आपको ये राना सनाउल्लाह से पूछना चाहिए कि उनसे भी रात में 1 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस करने की क्यों ज़रूरत महसूस हुई? देखिए, हमारे पास बहुत देर से रिपोर्ट्स फिल्टर कर रही थी कि ख़वातीन के साथ जेल के अंदर गैर मुनासिब रवैया अपनाया गया हुआ है। ये रिपोर्ट्स का सोर्स क्या, किस तरह का सोर्स है? कह रहा हूं कि आपको जेल जाते हैं जिनमें से किस लोगों के साथ मुलाकात होती है, उससे फिल्टर होकर बाहर निकल रहे थे। ये भी सोशल मीडिया में रिपोर्ट भी हुआ है, दूसरे मीडिया में जो आपका नॉर्मल मीडिया है उसमें भी रिपोर्ट हुआ है, लिखा भी गया अखबारों में इसके ऊपर। ये कोई ढकी छुपी बात नहीं थी। तो ये एक चल रहा था। अब ये एक इंटेंसिफाई हुआ था पिछले 3-4 दिनों में। एक चीज़ इंटेंसिफाई हो रही थी कि जी ये बहुत ज़्यादा मतलब गैर मुनासिब रवैया ख़वातीन के साथ अपनाया गया हुआ है। सो ये एक बड़ा ही भौंडा तरीका है एक कवर अप का, जो कि राना सना साहब ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए कोई ऑडियो सामने आ गई, फिर हमारी अगर जो कॉल इंटरसेप्ट हुई है वो कॉल अगर सामने आ गई, आप करें ना जी। प्रेस कॉन्फ्रेंस से ज़्यादा बेहतर नहीं था कि वो लेके जाते, कोर्ट ऑफ लॉ में लेके जाते उसको, अपना केस लेके जाएं। करें ना जाके, नहीं जाएंगे ये, मैं गारंटी करता हूँ ये लोग नहीं लेके जाएंगे। ठीक, ये सिर्फ एक तमाशा करते हैं, ये तमाशा। और यहाँ तमाशे से ज़्यादा ये है कि जो एक भौंडा मजाक है, अपने किसी एक्ट को कवर करने के लिए ये स्पेस बनाई है उन्होंने। फाइनली सर, सदर आरिफ अलवी साहब आपकी पार्टी के सदर बैठे हैं, इतने बड़े वाक़यात हो गए, कोई ज़्यादा वहाँ से रिस्पांस, कोई ज़्यादा वहाँ से रिएक्शन नहीं आया। क्या इमरान खान साहब सदर आरिफ अलवी के रोल से मुतमिन हैं इस सारे? कुल्लियतन मुतमिन है। वो एक कॉन्स्टिट्यूशनल प्रेसिडेंट है और कॉन्स्टिट्यूशन की हदूद के अंदर रह के ऑपरेट किया उन्होंने, जहाँ 4.5 साल से मौजूद है। पहले प्रेसिडेंट है अरसा दराज में जिन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन को कुल्लियतन ओबे किया है और कॉन्स्टिट्यूशन के डोमेन में रह के उन्होंने अपना रोल जो है वो अदा किया है। इंतहाई मुनासिब और इंतहाई पॉजिटिव रोल है उनका। थैंक यू सो मच सर, बहुत शुक्रिया आपने प्रोग्राम में अपना कीमती वक्त दिया। आपने तफसील गुफ्तगू रऊफ हसन साहब की पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सेक्रेटरी इत्तलात है और मुतमिन है इस चीज़ से। वो कह रहे हैं कुछ लोग जो है पार्टी के अंदर से निकले, वो नहीं होने चाहिए थे। पार्टी के अंदर क्लेंजिंग हो रही है और जब हालात बदलेंगे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ छोड़ने वाले कई लोगों को इमरान खान साहब दोबारा पार्टी में शामिल भी कर सकते हैं। प्रोग्राम में एक मुख्तसर ब्रेक लेंगे, ब्रेक से वापस आएंगे, बात करेंगे मुस्तदिक मलिक साहब से। हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। प्रोग्राम में आज हमें ज्वाइन किया है मुस्तदिक मलिक साहब ने, वज़ीर मुमलिकत बराए तवानाई है। मुस्तदिक मलिक साहब, पेट्रोलियम, बहुत शुक्रिया सर आपने हमें प्रोग्राम में ज्वाइन किया। ये बताया सर कि कल राना सनाउल्लाह साहब ने एक हंगामी प्रेस कॉन्फ्रेंस की और कहा कि एक ऑडियो कॉल इंटरसेप्ट हुई है जिसमें 2 पीटीआई के लोग बात कर रहे थे। एक कोई किसी लीडर के घर पर फायरिंग की बात हो रही थी स्टेज करने की, दूसरा कोई ख़वातीन के रेप के वाले से कुछ चीज़ें प्लान हो रही थी स्टेज करके। तो पहले ही काफ़ी ज़्यादा अफवाहें गर्म है कि और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इल्ज़ाम भी लगा रही है कि हमारे ख़वातीन को मिसट्रीट किया जा रहा है जेलों के अंदर, उनके साथ ज़्यादती हो रही है। तो राना सनाउल्लाह साहब पे तो खान साहब कह रहे हैं कि ज़्यादा मामला उन्होंने मशकूक बना दिया है। वो कह रहे हैं हमारे जो पहले इल्ज़ाम थे उनको राना सनाउल्लाह साहब ने खुद एंडोर्स कर दिया, ये कह के सारा कुछ इस तरह की बातें कर रही है। कवर अप की कोशिश थी, लगता है वो ऑडियो कॉल जो थी वो शायद अब सामने लानी पड़ेगी आपको, तब जाके धुन छटेगी, वरना इल्ज़ाम आप ही आता रहेगा सारा। हाँ, मेरे ख्याल में जी वो ऑडियो कॉल सामने आ जानी चाहिए। जब इंटीरियर मिनिस्टर साहब
कोई ऐसी प्रेस टॉक करते हैं तो इसका मतलब है उसके पीछे कोई सब्सटैंटिव चीज़ है। और जैसा कि आप कह रहे हैं, अगर इस तरह के सवालात आप भी उठा रहे हैं क्योंकि आप बड़े मुल्क के एक मोतबर इदारे से ताल्लुक़ रखते हैं और सहाफ़ी हैं और पुराने रिपोर्टर भी हैं, और अगर ये सवाल आपके जहन में आ रहा है तो फिर वो वीडियो या ऑडियो जो इंटरसेप्ट हुई है वो सामने आ जानी चाहिए, और इंशाल्लाह आ जाएगी वो, क्योंकि ये इंटेलिजेंस के मामलात हैं। अनलेस इनके अंदर कोई प्रॉब्लम हो ऐसी कि कोई ऐसी चीज़ सामने लाने से को मुल्की दिफा जो है वो ख़तरे में पड़ता हो तो उसको थोड़ा कवर अप किया जा सकता है। मगर इस तरह की एक इंटरसेप्ट अगर कोई कॉन्वर्सेशन हुई है तो उन लोगों को जिनकी वो कॉन्वर्सेशन थी और जो भी उसके अंदर मामलात थे वो सब उन्हें लाए जाने चाहिए। आपकी बात ठीक है। दूसरा सर, मुज़ाकरात के लिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान साहब ने 9 रुकनी कमेटी तश्कील दे दी है। वो कह रहे हैं हुकूमत की कोर्ट में अब बॉल है, वो चाहें तो मुज़ाकरात कर सकते हैं, उन पर सारा मामला डाल रहे हैं। पहले भी आपने मुज़ाकरात की कोशिश की पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से, खान साहब भी कुछ बातें करते रहे लेकिन कुछ मिस ट्रस्ट की वजह से मुज़ाकरात आगे नहीं बढ़ सके। अब क्या मौका नहीं है कि पीटीआई पॉइंट ऑफ वीकनेस से मुज़ाकरात करेगी? आप पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ से बात कर रहे होंगे, मुज़ाकरात कर लिए जाएं ताकि मुल्क आगे बढ़े। ये तो आपके ख्याल में बढ़ गया है। अगर ट्रस्ट का था और ट्रस्ट की वजह से मुज़ाकरात नहीं हो रहे थे तो कोर कमांडर के घर को आग लगाने के बाद और वो शोहदा जिन्होंने मुल्क के लिए कुर्बानियां दी उनके मुजस्मे ऐसे उठा के ज़मीन पे फेंकने के बाद, और जिन लोगों ने, जिन माओं के बच्चों ने अपनी जानें दे दी और निशाने हैदर इस वजह से उनको मिला कि दुश्मन ने भी कहा कि इससे ज़्यादा बहादुर लोग हमने कभी नहीं देखे, ऐसी साइटेशन सामने आई, उनकी तस्वीरों को तो जूते दिखाए या जो भी किया, उसके बाद ट्रस्ट बढ़ जाएगा। अब ये ट्रस्ट आएगा कि अगली मर्तबा खान साहब से बात करेंगे तो खान साहब बाहर निकल के ये नहीं कहेंगे कि ये तो मेरे से NRO मांग रहे थे। यानी खान साहब की आप किस बात पे एतमाद करेंगे? फखरुद्दीन जी इब्राहिम वाली बात पे एतमाद करेंगे, जस्टिस वजीउद्दीन वाली बात पे एतमाद करेंगे, अमेरिका के साइफर वाली बात पे एतमाद करेंगे, इस बात पे एतमाद करेंगे कि सदर का फ़ोन आया फ्रांस के और मैंने कहा है कि मेरे जूते की नोक पे, या इस बात पे यकीन करेंगे कि एक मुझे दोस्त मुल्क ने कहा कि दूसरे में चल ना जाओ तो मैं नहीं गया, फिर दूसरे मुल्क को कहा कि पहले ने मुझे रोक दिया था, नहीं रुकना चाहिए। आप खान साहब की किस बात पे यकीन करेंगे? उस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ शायद पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ पे बात कर रही थी, आज तहरीक इंसाफ आधी से ज्यादा टूट चुकी है, लोग छोड़ छोड़ के जा रहे हैं। इमरान खान भी काफी पोजीशन ऑफ वीकनेस पे बात कर रहे होंगे, आज बात हो नहीं जानी चाहिए फिर? तो फायदा मुल्क को, आपने इमरान खान को नहीं देखना, आपने मुल्क को देखना है। तो ये तो आपने बात को फ्रेम एतमाद पे किया है ना, आप एतमाद पे नहीं करते, अगर पावर और वीकनेस पे करते तो मैं पावर और वीकनेस पे बात कर देता। वो आर्गुमेंट भी दिया था पहले। आपने फ्रेम की है कि क्या एतमाद होना चाहिए, तो मैंने कहा एतमाद किस शख्स पे, और मैंने आपको 2-3 मामले सिर्फ सामने रखे हैं और आपके तवस्सुत से उनके सामने रखे हैं कि क्या एक ऐसा शख्स जो ऐसा करता हो, एक दफा साइफर जेब से निकाल के कहता हो कि मेरे खिलाफ मुल्क के आइन को पामाल किया गया है और जमहूरी हुकूमत को उल्टाया गया है, जो कि कदम है जंग का, यानी ऐलान जंग है, और फिर दूसरी तरफ उन्हीं के कांग्रेस वुमन के सामने गिड़गिड़ा रहा हो कि अल्लाह के वास्ते आपकी अल्लाह इज्जत और बढ़ाए, एक खत लिख दीजिए, ये बड़ी दूर तक जाएगा आपका खत। ऐसे बंदे से आप किस बात पे, साइफर वाली पे बात इसीलिए आपने उनसे माफी की शर्त रखती है कि वो माफी मांगे एक एक बंदे से, फिर मुज़ाकरात की बात होगी। ये नहीं ना खान साहब माफी मांगेंगे ना बात आगे बढ़ेगी। आप भी इंटरेस्टेड नहीं है मुज़ाकरात में? बात इस वक्त जो है वो जो सामने आई है वो ये है कि आप ये देखिए, अब मुझे तो ये नहीं समझ आती, जब आप ये बात करते हैं तो आपके गुमान में नहीं आता कि ये जो हुआ है, जिस तरह फौज का किला ब्रीच किया गया है, या जिस तरह GHQ पे हमला किया गया है, या जिस तरह खाक में मिला दिया गया है कोर कमांडर का घर, या जिस तरह सियासी हरीफ मसलन हमारी जमात का जो दफ्तर है उसको आग लगाई गई है, आपके ख्याल में ये कौन लोग हैं और इनसे क्या बात करनी है? क्या इमरान खान कंडेम कर रहे हैं सारे वाकयात को, वो कह रहे हैं गलत हुआ है, कंडेम करते हैं। अभी कुछ देर पहले उनके सेक्रेटरी इत्तलात थे, वो भी कह रहे हैं हम तमाम वाकयात को कंडेम कर रहे हैं, वो कह रहे हैं बदतरीन ये हरकत थी जो भी हुई। ऐसा करें, आप अदालत में शायद मौजूद, आप अक्सर अदालत में मौजूद होते हैं, तो सुप्रीम कोर्ट की वो कार्रवाई में कहा गया कि नाइस टू सी यू एंड गुड लक, उस दिन जरा उसकी देखें, नाइस टू सी यू वाली कार्रवाई देखिए और मुझे बताइए कि कितनी मरतबा अदालत ने उनसे पूछा कि इसे कंडेम कर दें, और उन्होंने क्या कहा? क्या उन्होंने बाद में ये नहीं कहा कि मुझे दोबारा पकड़ेंगे, दोबारा यही होगा? क्या उन्होंने अदालत में ये नहीं कहा कि अवाम है, उनका जो गुस्सा है जो वो करेंगे सो करेंगे?
तो ये तो जब उनकी अपनी पार्टी का शिराजा बिखरने लगा तो उन्होंने कहा कि अच्छा अच्छा मैं भाई थोड़ा सा कंडेम कर देता हूं। तो ये तो कोई ऐसी बात नहीं है। अभी वो जिन लोगों की तस्वीर सामने आ रही हैं, जिनकी फेशियल रिकग्निशन के जरिए वो पता चल रहा है कि कौन कौन वहां पे मौजूद था, वो क्या पीटीआई के लीडरान और वर्कर्स नहीं थे? तो उसको छुटवा दीजिए। तो फिर ये क्या रविश है मुसद्दिक मलिक साहब के जो लीडरान, जो तहरीक इंसाफ के लीडरान प्रेस कॉन्फ्रेंस करके तहरीक इंसाफ छोड़ते हैं या सियासत छोड़ते हैं, उन्हें माफ़ी मिल जाती है, वो बाहर आ जाते हैं, उनको ये लिबर्टी हासिल है, वो बाहर आ जाते हैं। कारकुनान जो है करने वाले वो फंसे हुए, उनको ये सहूलत भी दस्तियाब नहीं कि वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करके पीटीआई से किसी से अलहदगी इख्तियार करें, वो बाहर आ जाए। ये तो दोहरा म्यार ना हुआ फिर? नहीं, बिल्कुल दोहरा म्यार नहीं है। पहली बात तो ये कि आपने बहुत बड़ी एक पोजीशन ली है टीवी के ऊपर बैठ के, कि लोगों को, जिन लोगों ने हमला किया है और फौज हमला को आग लगाई है, उनको माफ कर दिया जाएगा। तो आपने बहुत बड़ी पोजीशन ली। मैंने नहीं कहा माफ कर दीजिए, मैंने कहा आप लोग माफ कर रहे हैं। जिनका आप कहते हैं कि इनके कहने पे सब कुछ हुआ, प्लानर्स जिन्हें आप कहते हैं, उन्हें तो माफी मिल रही है, वो पीटीआई छोड़ते जा रहे हैं, उन्हें माफी मिल जाती है, आम माफी, लेकिन कारकुनान के लिए फैसिलिटी नहीं है। फिर दोबारा से मेरी बात सुनी नहीं रहे। मैंने आपको कहा, आपको ये किसने कहा है? या आपको किसने कहा है कि जिसने कोर कमांडर के घर को आग लगाई उससे माफी मिल जाएगी क्योंकि उसने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी? किसने बताया आपको ये? या आपको किसने कहा है कि उसने जीएचक्यू पे हमला किया है उसको माफी मिल जाएगी इस वजह से कि उसने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी? हम मेरे सुनने में तो ऐसी कोई बात नहीं आई। नहीं, ये जो लोग प्रेस कॉन्फ्रेंस करके अलग हो रहे हैं, आप इनके बारे में क्या कहते हैं ना, ये प्लानर्स हैं सारे वाकये के, इन लोगों की हिदायत पे हुआ। आज वो बाहर बैठे हुए वजह से अपने घरों पे बैठे हुए प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के बाद। अगर आप मुझे दिखा दें कोई ऐसा क्लिप जिसमें मैंने ऐसी को बात की है तो मैं आपको उसका जवाब दूं। हुकूमत के रियासत के मौक़िफ़ की बात कर रहा हूँ, आपके ज़ाती मौक़िफ़ की बात नहीं कर रहा। रियासत का मौक़िफ़ कोई ऐसा दिखा, मुझे एक स्टेटमेंट दिखा दें कि जिसने जीएचक्यू पे हमला किया है, जिसने आग लगाई है कोर कमांडर के घर को, जिसने कला जो था जिसमें फौज थी उसके ऊपर कब्जा किया है, वो अगर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दे तो उसको छोड़ दिया, दिखाएं तो सही ना, या हवा में बात करेंगे आप? क्या आपके कहने तो ये पीटीआई के लोग जो छोड़े गए, ये क्यों उठाए गए थे? इसी जुर्म की पादाश में उठाए गए थे ना, वो छूट गए। मैं आपको कह रहा हूं कि जो लोग प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, जो सियासी लोग हैं जो हमले में मुलव्वस नहीं थे, उनका सियासी मुकदमा है। जिन लोगों ने मुल्क के इदारों को ब्रीच किया है, वो शख्स जिसने हमारे वो जो शहीद थे जिनका मुजस्मा उठा के जमीन पे फेंका है, जिसने कोर कमांडर की वर्दी पहनी और उसकी तज़हीक की है, जरा बताइए उनमें से कौन छूटा? एक का नाम तो लीजिए, और अगर ना ले पाए तो अपने इस गुमान को रिवाइज कीजिए। नहीं, मेरा गुमान तो नहीं, मैंने तो एक बात की है कि आप कहते हैं प्लानर्स और एग्जीक्यूटर्स, एग्जीक्यूटर जो है वो अंदर है, प्लानर्स जो है एक एक करके बाहर आ रहे हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के बाद। तो ऊपर इल्जाम साबित होगा, उसका ट्रायल भी होगा। जिस शख्स के ऊपर इल्जाम साबित नहीं होगा, एक विच हैंड थोड़ी है, जिसका सबूत मिलेगा उसको उसके ऊपर ट्रायल होगा, जिसको सबूत नहीं मिलेगा उसका कोई ट्रायल नहीं होगा। अच्छा सर, मुझे ये बता दें आज जिस तरह से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ टूट रही है, शिराजा बिखर रहा है, लोग छोड़ के जा रहे हैं, टिकट अपने वापस कर रहे हैं, वाक़या 9 मई का किसी सूरत भी उसे कंडोन नहीं किया जा सकता। वो इंतहाई काबिल मज़म्मत एक वाक़या था, एक इंतहाई काबिल मज़म्मत हरकत थी। लेकिन जो थोड़ा सा हम देख रहे हैं कि रिकैप अगर आप देखें 2018 में जो भी मुहर्रिकात थे, नून लीग को भी इसी तरह के कुछ हालात का दबाव का सामना करना पड़ा था 2018 में, कि आपके लोगों को भी टिकट वापस करने के लिए प्रेशर था उनके ऊपर, कुछ लोगों को छोड़ने का कहा भी जाता, कुछ लोग छोड़ के आज़ाद चले भी गए थे। तकरीबन उसी तरह के हालात तरीके से आप फेस कर रही है। लेकिन आज आप सेलिब्रेट कर रहे हैं जो उस वक्त 2018 में खुद इस चीज़ को फेस कर रहे थे, चूँकि आज इसका आपको फ़ायदा, आप बेनिफिशरी सारी सिचुएशन के। तो ये जो एक सर इनऑर्गेनिक प्रोसेस है तरीका पार्टियों की तोड़ फोड़ का, प्रेशर में डाल के पार्टियों के लोगों को पार्टी छुड़वाने का, इस पे सर ये कब हमारी पॉलिटिकल पार्टी सीखेंगी और ये अमल ख़त्म होगा? क्योंकि ज़ाहिर है कोई ना कोई सहारा देता है इस अमल को। पहली बात तो ये है कि 20 से 25 किलोग्राम हेरोइन डाली गई थी राना सनाउल्लाह की गाड़ी में, और फिर कहा गया था कि मैं अल्लाह को हाजिर नाज़िर जान के अर्श मुअल्ला की तरफ हाथ उठा के कसम खाता हूँ। तो क्या हुआ? छोड़ गए राना सनाउल्लाह, आपने उनको मौत की काल कोठरी के अंदर रखा, वो छोड़ गए, भाग गए। 2.5 साल या 2 साल ख्वाजा सलमान और हमारे जो साहब हैं उनको जेल में रखा, तो भाग गए थे, छोड़ गए थे, प्रेस कॉन्फ्रेंसेस कर दी थी।
या जो आपने दीगर जो हमारे रहनुमा हैं, शहबाज शरीफ साहब, मरियम नवाज। नहीं, मैं 18 की बात कर रहा हूँ मुशर्रफ भाई, मैं 2018 की बात कर रहा हूँ, जब इलेक्शन से पहले जो है पार्टी के लोगों पे प्रेशर डाला गया था। कुछ लोगों ने टिकट छोड़े भी थे, आपके MPA के लेवल के, कुछ MNA के लेवल के। मुझे बाज़ मरतबा ऐसे लगता है कि आप मेरी बात सुनना ही नहीं चाहते, आप काटना चाहते, आप चाहते हैं। मैं बिल्कुल नहीं काटना चाह रहा, मैं बिल्कुल नहीं काटना चाह रहा। हमने आपको इन्वाइट किया आपकी पॉइंट ऑफ व्यू लेने के लिए। सर देखिए, बात यह है कि इस वक्त आप मुआवजा उस बात से करेंगे ना जब आपने पकड़ के लोगों को बंद करना शुरू किया। तो कितने लोग थे, लीडर थे PMLN के, बताइए। 1.5 साल, 2 साल, 8 महीने, 9 महीने मौत की काल कोठरी में बैठा रहे। एक लीडर का बताएं जो भाग गया हो। तो इससे आपको हकीकत PTI की पता चल जानी चाहिए। जो पॉलिटिकल इंजीनियरिंग है वो कभी भी किसी ने सपोर्ट नहीं की। अभी कौन से इलेक्शन आ रहे हैं कि इलेक्शन से पहले किसी को तोड़ के इधर कर दिया गया है उधर। इलेक्शन तो जब अनाउंस होंगे अगस्त के बाद, तो उसके बाद जोड़ तोड़ शुरू होगी। अभी तो मुआवजा इस बात से करें कि 2-2 दिन जो लोग जेल नहीं काट रहे, जब उन्होंने दूसरे लोगों को, लोगों की बच्चियों को, लोगों के बच्चों को मौत की काल कोठरी में डाला था, तो उस दिन खौफे नहीं आया था। तो अब भाग क्यों रहे हैं? इस वजह से मुआवजा उन 2 चीजों का कीजिए जो बराबर हो। अगर आप इस वक्त की सख्ती का मुकाबला कर रहे हैं तो उस वक्त की सख्ती से कीजिए। अगर इलेक्शन से पहले जो जोड़ तोड़ होगी वो कभी भी किसी ने सपोर्ट नहीं किया, वो होनी नहीं चाहिए। आपकी बात से मैं मुत्तफिक हूं। जो लोग अपने सॉरी, ये भी इलेक्शन का साल है 2018 की तरह, जब आप फेस कर रहे थे एक मुश्किल सूरत हाल, पार्टी में प्रेशर था लोगों के। मगर इस वक्त तो हकीकत ये है कि पार्टी ने हमला किया है मुल्क के इदारों पर। पार्टी के लीडरान जो हैं उन्होंने उन्होंने बैठ के कहा है, टेलीफोन के ऊपर वो कॉल सामने आई है कि कोर कमांडर के घर चलो, इसको जलाना है। इस वक्त तो आप उस बात का मुआवजा करें कि इस वक्त जो सख्ती हो रही है वो किस चीज के लिए हो रही है। आप उसको सियासी रंग दे रहे हैं, मैं उसको इदारा जाती रंग दे रहा हूं। हकीकत अवाम के सामने है, किसने किसका घर जलाया, किसने कहां पे हमला किया, वो सब तो सबके सामने। आप कोई भी रंग दे दें। ये हमने PMLN ने कहा था कि जाके हमला कर दें भाई, PDM ने कहा था कि जाके कोर कमांडर का घर जला दें। इस वजह से उस एक्ट के हम कैसे रिस्पॉन्सिबल हैं? और अगर आज लोग जो नहीं उस पार्टी के साथ मुंसलिक रहना चाहते, जो मुल्क के इदारों के ऊपर हमला कर रही है, आग लगा रही है, तो आप समझते हैं ये सियासी मूव है, आप इसको इलेक्शन से जोड़ना चाहते हैं। ये मूव हमारी थी कि हमला करके आग लगा दें, सारे मुल्क के अंदर गदर मचा दें, तो आर्मी की गाड़ियां जला दें, ईंटें मारें लोगों को, अपने ही वो लोग जो आपके बच्चों की हिफाजत करते हैं उनको ईंटें मारें। ये हमारा अमल था। तो आप इसको सियासी रंग देना चाहें तो दे दें, लेकिन ये एक खास इवेंट हुआ है जिसके अंदर हमला किया गया है। और जो लोग उस हमले का बोझ नहीं उठाना चाहते वो अपने आप को अलहदा कर रहे हैं। अब अगर आप समझते हैं ये भी PDM की है तो मैं इसमें क्या कह सकता हूँ। ठीक, अच्छा सर, आपकी मौजूदगी का फ़ायदा उठाते हुए फाइनली मैं जानना चाहूँगा कि रशियन ऑयल, ज़ाहिर है एक बड़ा इंतज़ार है पाकिस्तानी जितने भी सार्फिन हैं उन्हें, कि उन्हें सस्ता तेल दस्तियाब हो। कब तक मार्केट के अंदर अवेलेबल होगा पाकिस्तानियों को सस्ता तेल, और कितना कीमतों में कितना फ़र्क पड़ेगा पेट्रोलियम मसनूआत की? कीमत के ऊपर मैं कोई तबसरा नहीं करूंगा, क्योंकि उसके जरिए हमारी कमर्शियल डील जो है वो अयां हो सकती है, और हमने फैसला किया है कि हम अपनी कमर्शियल डील अयां नहीं करेंगे। लेकिन तेल जो है वो बहुत ज़्यादा कम नरखों पे हमें मिल रहा है, जिससे बहुत आवाम को आने वाले वक्त में फ़ायदा होगा जब उसकी तरसील एक तसलसल से शुरू हो जाएगी, और पहला जहाज़ जो है इंशाल्लाह 10 से 15 दिन में उसका तेल प्रोसेस होना शुरू हो जाएगा। सही, यानी कि पाकिस्तानी मार्केट्स में अवेलेबल फ्यूल स्टेशन पे कब तक अवेलेबल हो जाएगा? जी, जैसे ही वो प्रोसेस होगा, प्रोसेस तो रियल टाइम में होता है ना, आप ऊपर से खाम तेल डालते हैं, नीचे से दूसरा तेल निकल जाता है, उसमें को 50 दिन की इंक्यूबेशन थोड़ी होती है। वी कैन से कि 15 से 20 दिन के अंदर ये ऑयल दस्तयाब होगा पाकिस्तानी सार्फिन को, मार्केट में आना शुरू हो जाएगा। मगर इसका इम्पैक्ट आएगा जब एक तसलसल से जहाज लगना शुरू हो जाएंगे। अभी भी आएगा, मगर वाले वक्त में इसका जो असर है वो बहुत बड़ा होगा। ये आप समझ लें कि दिस वाज अ स्टील मिल मोमेंट फॉर पाकिस्तान, कि जिस वक्त तरक्की के लिए एक स्टील मिल लगाई गई थी, बिल्कुल उसी तरह ये जो अर्जा तेल या सस्ता तेल जो हमें मिल रहा है, इससे मुल्क की इक्तिसादी हालत इंशाल्लाह आने वाले वक्त में जमीन आसमान का फर्क पड़ जाएगा। तो सर, क्या ईरान के साथ गैस पाइपलाइन भी दोबारा रिवाइव की जा रही है? जो प्रोजेक्ट था एक रुक गया था। जी जरूर की जाएगी, मगर उसमें हमारा मौक़िफ़ बहुत सीधा है। हम ईरान को भी और तमाम ममालिक को कह रहे हैं कि हमें इस गैस की ज़रूरत है, सस्ती गैस की ज़रूरत है।
और जैसे हमने तेल की कोशिश की है ये भी करेंगे, मगर कोई ऐसा अमल नहीं करेंगे जिसमें पाकिस्तान के ऊपर सैंक्शंस लग जाए। तो हम बड़े ट्रांसपेरेंट हो रहे हैं और हम कोशिश कर रहे हैं कि कोई नया तरीकाकार, कोई क्रिएटिव तरीकाकार ढूंढा जाए जिससे मुल्क के ऊपर सैंक्शंस भी नहीं लगे और मुल्क में सस्ती गैस भी आए। थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया मुसद्दिक मलिक साहब, आपने प्राइम अपना कीमती वक्त दिया। तस्वीर गुफ्तगू मुलाहिजा की मुसद्दिक मलिक साहब की, जो कह रहे हैं कि अगले चंद यानी कि 15 से 20 रोज़ के अंदर जो सस्ता रशियन ऑयल है वो पाकिस्तानी मार्केट्स के अंदर अवेलेबल होगा सार्फिन के लिए, और इससे कीमतों में बड़ा असर पड़ेगा, लेकिन कीमत कितनी कम होगी वो अभी अया नहीं किया जा सकता। प्रोग्राम में एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक से वापस आएंगे, बात करेंगे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का मुमकिन मुस्तकबिल क्या होगा। तहरीक इंसाफ छोड़ने वाले फैसल वॉडा जो कि खान साहब को वार्न करते रहे कि ये स्टेप्स मत उठाएं, लेकिन उसके बाद तहरीक इंसाफ के साथ जो उन्होंने वार्न किया था वही हो रहा है। अब पीटीआई के साथ मजीद क्या होने जा रहा है, बात करेंगे फैसल वॉडा से। ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक। प्रोग्राम में हमें ज्वाइन किया है फैसल वॉडा साहब ने, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वज़ीर रहे हैं, अहम ओहदों पर है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर, और ये पहले दिन से कहते रहे जब इन्होंने तहरीक इंसाफ छोड़ी थी, ऐलान किया था, प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी कि तहरीक इंसाफ के कुछ लोग इमरान खान को बंद गली में लेके जा रहे हैं, और आज लग रहा है कि इमरान खान बंद गली में बज़ाहिर आ चुके हैं। फैसल वॉडा साहब बहुत शुक्रिया, आपने प्रोग्राम में ज्वाइन किया। सर सबसे पहले तो ये बताएं कि आप इशारों किनायों में बात करते रहे, कुछ लोग इमरान खान को बंद गली में लेके जा रहे हैं, इमरान खान बंद गली में आ चुके हैं, आज मुनासिब नहीं है कि आप उन लोगों के नाम ले लें, बिलाखिर आप नाम नहीं लेते रहे, आज तक इशारों में बात करते रहे, आज नाम लें। वो कौन लोग थे जिन्होंने इमरान खान को यहाँ तक पहुँचाया? बहुत शुक्रिया समर साहब। देखिए समर साहब, जब सबसे पहले तो जब मुझे 8 महीने पहले इमरान खान साहब तगड़े थे सियासी तौर पे, पार्टी आसमान से बातें करी थी और मैं इमरान खान साहब को जान और उनकी सियासत बचाने के लिए निकाला गया, आज सारे जो हैं वो अपनी जान बचाने के लिए इमरान खान साहब को छोड़ छोड़ के भाग रहे हैं। और गटर के कीड़ों का मैंने जिक्र किया उस ट्वीट्स के अंदर, आपको अंदाज़ा है कि गटर के कीड़े मैं किनको कहता हूँ। कुछ वो भी थे जो कह रहे थे सर पे गोली मारोगे, कस्में खा रहे थे खुदा की लाइव टेलीविजन पे कि हमें कोई गोली भी मारेगा तब जाके हम हटेंगे, लेकिन आपने देखा 72 घंटों में वो कैसे हटे। और आपने सब लोगों की बातें देखी, कुछ विकेट के दोनों तरफ खेल रहे थे, फिर चारों तरफ खेलना शुरू हुआ है, वो भी फारिग हो गए। तो कौम ने सब कुछ देख लिया। मैंने तो एक एक लफ्ज जो कही थी वो एक एक बात मेरी अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह की रहमत से सब सच साबित हो रही है। दोनों तरफ खेल रहे। कल खान साहब से जब पूछा भी गया सहाफियों की तरफ से गैर रस्मी गुफ्तगू में, खान साहब ने कहा कि पार्टी छोड़ के जाने वालों में कुछ लोगों का मुझे अफसोस जरूर है, कुछ लोग तो ऐसे थे जो विकेट के दोनों तरफ खेल रहे थे, यानी उन्हें मालूम था ऐसा कि लोग विकेट के दोनों तरफ खेल रहे हैं, जो पार्टी छोड़ के कुछ लोग गए। जो देखिए, अब अगर उनको एहसास हो रहा है, जब पूरी दुनिया को पता चल गया है, बच्चे बच्चे को पता चल गया है, 2 साल के बच्चे को पता है और उनको पता चला है, तो फिर तो ये बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है। और जो लोग उनके वफादार थे और उनको समझा रहे थे, तो उस वक्त तो वो दूसरी चोटी पे बैठे हुए थे। तीसरी चीज़ ये कि इमरान खान साहब ने अपनी सियासत को किस दोहराए पे लेके आगे खड़े हों, क्योंकि हम सियासी तौर पे उस जगह पर आके खड़े हो गए कि अब हम लोगों की, शहीदों की कब्र तक पहुंच जाएं। देखिए, मैंने जब समर साहब छोड़ा था तो मेरी वालदा इस दुनिया में नहीं है, इन पीटीआई के ट्रोल्स ने मेरी माँ को नहीं छोड़ा, लेकिन अब तो आप कब्र के अंदर चले गए हैं। शोहदाओं की देखिए, दुनिया की हर चीज़ की माफ़ी हो सकती है, कोर कमांडर हाउस में अटैक की माफ़ी हो सकती है, पैसे से चीज़ें रिप्लेस की जा सकती हैं। गलत था, नायात टोटली गलत था, लेकिन उसकी भी माफ़ी हो सकती है। शोहदा की कब्र के ऊपर तो माफ़ी हो ही नहीं सकती। अगर आपने इस जगह पे माफ़ी कर दी तो फिर तो जानवर और इंसान का फ़र्क नहीं रहेगा। पाकिस्तान में जो पोलराइज कर दी है, जो सोसाइटी को डिवाइड कर दिया है। इमरान खान साहब के लिए आपने कोशिश की उन्हें इन लोगों से दूर करने की जो आपके बकौल आपके नज़दीक इमरान खान को नुकसान पहुंचा रहे थे, आपने उनकी खैर खाही की। आप हमेशा ये दावा करते रहे मैं इमरान खान के खैर खा हूँ, तो आज आप बतौर इमरान खान के खैर खा क्या आप उनसे कोई रब्ता करने की कोशिश करेंगे, मुलाकात करने की कोशिश करेंगे, आप खुद के उनसे मिलें, उनको इस मुश्किल सूरत हाल से निकालने के लिए आपको इसमें रोल प्ले करें मजीद? देखिए समर साहब, इमरान खान साहब, मैंने पहले भी कहा था, जिस दिन से मैं निकाला गया उस दिन से मैंने कहा था कि उनको किसी वक्त ज़रूरत मेरी पड़ेगी, वो आधी रात को बोलेंगे तो मेरा मोहसिन है, मेरे लीडर रह चुके, मैं ज़रूर खड़ा हूँगा। लेकिन एक जगह इंसान की ज़िंदगी में जाइए जिधर आपको एक शख्सियत, एक लीडरशिप, एक पॉलिटिकल पार्टी में फ़ैसला करना है या अपने मुल्क में फ़ैसला करना है। क्या आपने लोगों की कब्रिस्तान के अंदर कब्रों में चला जाना है, या आपने
उसका एहतराम रखना है, आपने जानवर की सियासत करनी है या इंसान की सियासत करनी है, ये फ़र्क जब आपकी ज़िंदगी में तो अपनी लाइन लकीर कर देते हैं। देखिए, मैं तो अल्लाह की मेहरबानी है, मालिक का करम है मुझ पर कि मैं इज्जत से निकाला गया। मैंने पार्टी नहीं छोड़ी, मैंने प्रेशर में नहीं आया, मैंने इमरान खान को बचाने के लिए सब कुछ किया। लेकिन आज इमरान खान साहब को नजर आ रहा है, और अभी भी जो इर्द गिर्द के लोग हैं समर साहब, मैं आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी से, अल्लाह ताला कोई बड़ा बोल मेरे मुंह से निकाले, इस पार्टी में इमरान खान साहब के अलावा कोई भी नहीं बचेगा। जो अभी हैं वो भी वक्ती तौर पर है, वो भी राब्ते कर रहे हैं, वो भी निकलने की बातें कर रहे हैं, वो भी रास्ता बनाने की बात कर रहे हैं। कुछ कह रहे हैं इमरान खान को हटा के हमें जगह दे दें। अभी तो आपने बहुत कुछ देखना है, अभी तो सिर्फ आपने मेरी उस बात को देखा है अल्लाह की तरफ से कि ये सब खान साहब को बंद गली में ले जा रहे हैं, इसमें सांप, खास, कीड़े, गटर कीड़े। अब आप मुझे कहते हैं मैं नाम लूं, तो कौम को पता है, कौम देख रही है, ड्रामा कर रहे हैं। नाम कौन है वो लोग जो इमरान खान को अकेला करना चाहते हैं, जो उनकी पार्टी पे कब्जा करना चाहते हैं? आप कह रहे हैं पार्टी के अंदर लोग भी मौजूद है कुछ। समर साहब, बाय लाज अब कौम को पता है, मैं उनकी निशानदेही करके अब उनको मजीद शर्मिंदा और जलील करने का मुझे कोई फायदा नहीं। वो दुनिया के आगे अल्लाह ताला की तरफ से जलील और रसवा हैं, और इनका कोई सियासी मुस्तकबिल अब इसलिए नहीं रहेगा कि कौम को पता चल गया कि इमरान खान साहब इन लोगों के हाथ पाकिस्तान की किस्मत का फैसला करने वाले थे। यही वो लोग थे जिन्होंने, देखे, आज सबसे बुरी पार्टी पीडीएम की, सारी पार्टियों को हम बुरा कहते थे, वो भी हमारे आगे अच्छी इसलिए नजर आ रही है क्योंकि हमने उनसे ज्यादा घिरा हुआ और भयानक काम कर लिया। करप्शन और चोरी तो छोटी चीज रह गई जब हम लोगों की कब्र में घुस गए। इससे ज्यादा आदमी गिर कहां सकता है? तो अब अगर ये पॉलिटिक्स है तो फिर क्या पॉलिटिक्स है यार? तो क्या आप रास्ते आपके फिर मुकम्मल आज से जुदा समझे इमरान खान के साथ इस वाक़े के बाद? यानी पहले आप कह रहे हैं गुंजाइश मौजूद थी कि इमरान खान बुलाते आप चले जाते, अब इस वाक़े के बाद आप कह रहे हैं कि इमरान खान के साथ नहीं, मैं दोबारा जाने के रास्ते बंद मुकम्मल वो रास्ते? नहीं सर, देखिए समर साहब देखिए, पार्टी से तो मैं किसी सूरत में भी कभी कनेक्ट नहीं हो सकता, लेकिन इमरान खान साहब मेरे लीडर रहे हैं, मोहसिन रहे हैं, परेशानी में, तकलीफ में अगर अल्लाह ना करे आते हैं और आधी रात को भी आवाज़ देंगे, तो मैं पीठ दिखाने वाला आदमी नहीं हूँ। इमरान खान साहब और उनकी पूरी पार्टी ने उन मासूम बच्चों को पीठ दिखाई है, जिनको गुमराह करके 9000 लोग जो आज बंद है, जिनकी जिंदगियां तबाह हो गई। 9000 का मतलब ये कि 30,000 फैमिलियां तबाह कर दी हैं, उनको पीठ दिखा दी है आपने, कहा कि हमारा कोई ताल्लुक नहीं है। सब के सब बेशर्मी और बेहयाई की हद यहां आ गई है कि पार्टी की जो सीनियर लीडरशिप है, जो अभी सांप सपोले निकले भी हैं बाहर, वो भी कहते हैं उनको सक्सेस आ दी जाए। तो भाई उनसे करवाने वाले तो आप लोग थे, सही, तो भाई पकड़ने और धकड़ना है तो इनको पकड़ो, जिन मासूम बच्चों की जिंदगी तबाह हुई है। ये तो निजाम ही बड़ा क्वेश्चनेबल है फैसल वाडा साहब के वो लीडर जिनका आप कह रहे हैं जिनकी हिदायत पे सब कुछ हुआ, वो तो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बच जाते हैं, बाहर आ जाते हैं। वो कारकुन जिनसे करवाया गया, जाहिर है वो तो मासूम ज़हन है, कच्चे ज़हन है, उनसे करवाया गया, वो उनको तो ये लिबर्टी, ये फैसिलिटी भी अवेलेबल नहीं कि वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करके उनकी जान छूट जाए। ये तो निजाम बड़ा अजीब है। आपने बहुत ही जायज और बड़ी बैलेंस्ड और बड़ी अच्छी बात की है, जिससे आपकी वफादारी और मुल्क का वफादारी और इंसान का दर्द नजर आ रहा है समर साहब। आई मस्ट अप्रिशिएट यू कि बिल्कुल वो तो गुमराह है, वो तो मासूम है, लोग जिनसे काम कराए, जिन्होंने आग लगाई है वो बेकसूर हैं, आग लगवाने वाले कसूरवार हैं। और वो जो 9000 लोग पकड़े गए हैं उनका वाली वारिस कोई नहीं है। आपकी बात सही है, वो तो कोर्टों में धक्के खाते खाते 20-20 साल लग जाएंगे, उनका तो घर में रोटी खाने को भी पैसा नहीं है। हमें उनकी फिक्र करनी चाहिए। और ये बदबख्त, बेहया, बेशरम, नाअहल, निकम्मे, घटिया लोग जिनको पाकिस्तान की आपने सालमियत और सदारतें और वजारतें दी हुई थी, उनकी अकाउंटेबिलिटी जरूरी है। अब छोड़ दे पीडीएम की चोरी और बेईमानी, गद्दारी में हमने उनको सर्टिफिकेट दिए, गलत किया, लेकिन वो तो चोर और बेईमान है। अगर हम तो उनसे भी गिरे हुए लोग निकले। अच्छा, मुझे ये बताएं कि सिर्फ ये सियासी लोग ही थे, कुछ और नाम भी चल रहे, कुछ गैर सियासी नाम भी चल रहे कि उनका भी रोल था इस सारे अमल के अंदर, जो रिसेंटली कुछ अहम ओहदों पे रहे? आपको लगता है कि उनका भी कोई रोल था इसमें? देखिए, अगर आप खास की बात कर रहे हैं तो उसमें कोई दो राय नहीं होनी चाहिए समर साहब। उस खास में बिल्कुल खास का रोल था, मुल्क को तबाह करने में, इश्तियाल दिलाने में, प्लानिंग करने में, कत्लो गारत में, जमहूरियत को नुकसान पहुंचाने में, लीडरशिप को नुकसान पहुंचाने में, पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाने में, इदारों को नुकसान पहुंचाने में, अदलिया को नुकसान पहुंचाने में, और ऑन टॉप ऑफ इट करप्शन करने में उनका एक बहुत बड़ा हाथ है। तो अगर आप मुझे कहें कि फांसी में चढ़ाना होगा तो उन खास को भी आपको 10 दफा चढ़ाना पड़ेगा फांसी में, सड़क के ऊपर।
यदि फैज हमीद साहब के खिलाफ आप कह रहे हो कोई कार्रवाई होने जा रही है या होनी चाहिए? देखिए जी, मैंने तो जो करप्शन का एक केस है ये अल-कादर यूनिवर्सिटी का, जिसमें मैं पहला वजीर था जिसने बुलंद की थी अपनी आवाज़ ज़ोरदार तरीके से की थी, उस केस के अंदर मैंने ये कहा कि अगर आप इमरान खान से इम्प्लीमेंट हो रहे हैं, शहजाद अकबर साहब हो रहे हैं, 10 आदमी और हो रहे हैं, तो ये भी तो उस करप्शन का हिस्सा था फैज हमीद। तो मैंने तो कोई बात नहीं की और मैं तो अपनी बात पे खड़ा हूं। मैं भावलपुर से चलूंगा, चकवाल से होता हुआ कोयटा में ही रुकूंगा। ये मेरी सेकंड फेज है, फर्स्ट फाइट तो मेरी फर्स्ट फेज के ऊपर है। ठीक, अच्छा मुझे ये बताएं कि आजकल जहांगीर तरीन साहब बड़े एक्टिव हो गए हैं, वो तहरीक इंसाफ, हकीकी तहरीक इंसाफ को सो रिवाइव करने वाले हैं, तो आप भी कोई ऐसी किसी मुंह का ऐसा बनेंगे? देखिए जी, समर साहब, मेरे जहांगीर तरीन साहब के साथ बड़ा एहतराम का, बड़ा अच्छा इज्जत का रिश्ता है और मैं उसको मेंटेन करूंगा। लेकिन मेरे भाई, ये 2018 नहीं है। आई विश हिम गुड लक, बट मैं जहांगीर तरीन साहब को ज़रूर कहूँगा कि अल्लाह ताला उनको उनकी चीज़ों पे सफ़र में आसानी करे, लेकिन मैं उनकी पार्टी का हिस्सा नहीं बनूंगा। मैं बड़ा क्लियर हूँ और यही मेरी वो चीज़ है जो मैं कौम को बताना चाहता हूँ कि हम पाकिस्तान की खिदमत करने आए थे, हम पाकिस्तान की खिदमत करेंगे। अगर मेरा सियासी करियर यहाँ रुकता है तो अल्लाह के ऊपर है। खान साहब कुछ सरप्राइजेस की बात कर रहे हैं, अगले 2-3 में वो कह रहे हैं कुछ सरप्राइजेस आने वाले हैं, बड़े सरप्राइजेस। वो क्या सरप्राइज हो सकते हैं? देखें, एक तो लीडरशिप किसी भी पार्टी की है, वो इसी तरह पार्टी को घेर अप रखती है, नंबर 1। नंबर 2 ये कि मैं खान साहब के सरप्राइजेस से अब डरता हूं कि वो कोई ऐसी हमाकत और आखिरी गलती ना कर बैठे जिसके बाद फिर वो लास्ट नेल इन द कॉफन वाली बात ना हो जाए। ठीक है, तो मैं नहीं चाहता कि इमरान खान साहब जब ये बात भी करते हैं तो मुझे घबराहट होती है, क्योंकि इमरान खान साहब ने अब जिंदगी में सिर्फ और सिर्फ गलतियां ही करनी है और अब उनका गलती कमेटी बना दी है खान साहब ने, रहेगी और वो करेंगे। वो कौन सी गलती है? वो कौन सी गलती जब करेंगे? मुज़ाकरात तो समर साहब होने नहीं है और मुज़ाकरात की 0.1% अगर आपकी गुफ्तगू से मैं गुफ्तगू निकाल लूं, 1% अगर उसमें कोई चांस है भी, तो जो 9 आदमी दिए हुए हैं वो 9 आदमी तो कभी सामने आएंगे ही नहीं। वो तो रूपोशी में, और इमरान खान साहब को पता है वो रूपोशी में कहाँ है और क्यों है। तो आपको लग रहा है एस्टैब्लिशमेंट मुज़ाकरात करेगी? जो गवर्नमेंट तो मुज़ाकरात कर रही है, हम नहीं करेंगे, तो एस्टैब्लिशमेंट आपको लगता है कि मुज़ाकरात करेगी, एंगेज करेगी इस फेज पे आके, इस स्टेज पे आके? समर साहब, अब इंगेजमेंट, डिस्कशन, टॉक्स की परसेंटेज मुजाती तौर पे आप बात कर सकते हैं, दुनियावी तौर पे नहीं कर सकते। इट्स ओवर एंड, इट्स ऑल एंडेड, यू हैव क्रॉस्ड ऑल रेड लाइंस एंड देयर इज नो रिवर्सल। तो आप एक आखिरी गलती की बात करते हैं, खान साहब एक आखिरी गलती कर सकते हैं, वो आखिरी गलती क्या हो सकती है? देखिए, इतने बड़े बड़े डिजास्टर्स किए हैं जिनका रिवर्सल नहीं है। आखिरी भी गलती ऐसी होगी कि उसके बाद मेरे ख्याल से फिर कौम के पास कोई चॉइस रहेगी नहीं और वो आखिरी गलती विल एक्सपोज एवरीथिंग। एंड आई एम वेरी मच, मैं कन्विक्शन से आपको बात कर रहा हूँ, जिस डगर पे खान साहब चल चुके हैं उनके करीब, उनके कपड़ों से भी करीब जो लोग हैं, अनफॉर्चुनेटली वो फंस चुके हैं और वो अभी भी नहीं देख सक रहे, ना देख पा रहे हैं। अगर काले बकरों ने और सींग ने कोई काम करना है तो उसका मुझे नहीं पता। आप उनकी अहलिया की तरफ इशारा कर रहे हैं कि वो जो उनके खिलाफ जो केसेस बन रहे हैं? मैं तो समर साहब जितनी बात की होता तक ही रहूंगा। अच्छा, मुझे फाइनली ये बता दें कि अब जो इमरान खान साहब के बारे में डिबेट हो रही है, वो मुल्क से बाहर चले जाएं, वो कह रहे हैं मैं नहीं जाऊंगा, इस पर आपको क्या लग रहा है? वो चले जाएंगे या नहीं जाएंगे? रुकना चाहिए, उन्हें जाना चाहिए, करना क्या चाहिए? देखिए, मैं जितना इमरान खान साहब को जानता हूं, अभी तो कोई चांस नहीं है कि वो जाएंगे। लेकिन इमरान खान साहब के बारे में कॉन्फिडेंटली आप ये बात नहीं कर सकते कब वो क्या कर जाएंगे, क्योंकि जो चीज़ें उन्होंने इक़्तिदार में रहते हुए और इक़्तिदार को पाने के लिए जो चीज़ें की हैं वो भी हम उसे इमरान खान साहब को नहीं जानते। जो पुराने वाले इमरान खान साहब है उनके बारे में पूछते तो मैं ज़रूर कहता आपको कि वो नहीं जाएंगे। बहुत शुक्रिया फैसल वाडा साहब, आपने प्राइम में अपना कीमती वक्त दिया और अपनी राय का इजहार किया। नाज़रीन, आज हम यौम तकबीर, जिसने पाकिस्तान दुनिया की एक एटमी ताकत के तौर पर उभरा था आज से 25 साल पहले, उसकी सिल्वर जुबली बना रहे हैं। वो तमाम लीडरान, वो तमाम सियासतदान, वो तमाम साइंसदान जो कि उस वक्त इनका एक बड़ा अहम रोल था पाकिस्तान को एटमी क़ुव्वत बनाने में, जो किसी भी प्रेशर में नहीं आए, बड़ी लुक्रेटिव ऑफर्स भी दी गई, दबाव भी डाला गया, लेकिन उन्होंने किसी भी दबाव को या ऑफर्स को खातिर में ना लाते हुए पाकिस्तान को नाकाबिल तस्खीर एटमी क़ुव्वत बनाया।
उन सबको हम सलाम पेश करते हैं और पूरी कौम को आज का जो दिन है, बड़ा दिन है, यौम तकबीर, उसकी एक मतलब फिर से मुबारकबाद पेश करते हैं। आज शुभ इजाज़त दीजिए, खुदा हाफ़िज़।